हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकारों में हमने ये पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो 6 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने उन 6 का अध्ययन कर लिया था। पहला था समानता का अधिकार या समता का अधिकार, और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा था धर्म के विरुद्ध धर्म का अधिकार, और संस्कृति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार पांचवा था, और छठा था जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहला जो समता या समानता का अधिकार था, इसको हम देखेंगे विस्तार पूर्वक, इसको समझेंगे। इसमें जो आर्टिकल 14 से जो 18 तक दिए गए हैं, इन अधिकारों की बात हम करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा हमने बताया था कि आपको ध्यान होगा कि इसमें मौलिक अधिकार जो हैं, इसमें जो एक इंसान को या एक किसी भी व्यक्ति को जो भारत देश में रह रहा है गरिमामय जीवन जीने के लिए, इसमें जो राइट्स दिए जाते हैं उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, और कहीं भी आने जाने का, कहीं भी बस जाने का, या शिक्षा पाने का, इन सभी, खाना खाने का, पानी पीने का, या फिर बिजली प्राप्त करने का, या फिर पानी को प्राप्त करने का। ठीक, तो इन सभी चीज़ों का अधिकार जो है, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच देख लिया जाए, मतलब जीवन के जितने भी बेसिक नीड्स हैं वो सारे जो है हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमें इन सब चीज़ों से वंचित करता है या राज्य वंचित करता है तो इसके खिलाफ हम जो है कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं और हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का हनन होने से हमें हमारा संविधान जो है हमको राइट देता है। ठीक है, और इस बात की गारंटी दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको इन सब जो बेसिक नीड्स हैं उससे कभी उनको वंचित नहीं करेगा सरकार या राज्य। ठीक है, और उनके लिए राज्य जो है प्रोविज़न बनाएगा। ठीक है, प्रोविज़न करेगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो था समता या समानता का अधिकार। तो अब इसमें जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 कुल 5 राइट दिए हैं। किसमें? केवल समता या समानता का अधिकार में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कह रहा है। विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समान संरक्षण या फिर विधि के समक्ष समता, मतलब कि राज्य जो होगा वो मतलब जो भी कानून बनाएगा वो सबके लिए सेम बनाएगा, मतलब इक्वल ट्रीट किया जाएगा। जितने भी राज्य के लोग होंगे या जो देश के नागरिक होंगे उन सभी लोगों को उन सभी लोगों के साथ जो है इक्वल ट्रीट करेगा। मतलब कोई भी अगर उनसे अपराध होता है तो उसके लिए इक्वल दंड दिया जाएगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सब, या महिला या फिर बच्चों के आधार पर कि किसी से राज्य जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इन मामलों में जो है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ इसका, कि विधि के समक्ष समता की बात जो की गई है वो मतलब किस आधार पर है। तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य जो है, इसमें क्या मामला था कि इसमें था धारा 309 के तहत जो है आत्महत्या करने का प्रयास। ठीक है, तो ज्ञान कौर बनाम जो पंजाब राज्य हुआ था, तो इसमें ज्ञान कौर ने मतलब यहाँ का, ये पंजाब की थी, तो इन्होंने मतलब आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो अब ये हुआ कि मतलब आर्टिकल जो 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, तो आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इनका तर्क था कि जब जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है तो आर्टिकल 21 भी मरने का भी अधिकार देता है। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली मना कर दिया, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जीवन जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो धारा 309 है वो डांडी, मतलब वो इस पर दंड देने का प्रावधान करता है कि अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसके लिए 1 साल का कारावास या तो फिर जो है जो डांडी शुल्क लगाया जाएगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझ लीजिए कि मतलब विधि के समक्ष समता, मतलब जैसे आर्टिकल 14 कह रहा है कि अगर आप कोई भी मतलब मुद्दा है आपका, ठीक है, आपको लग रहा है कि मतलब ये चीज़ हमको मिलना चाहिए, अधिकार हमारा है, हमारा राइट है,
तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता मतलब समान संरक्षण दिया जाएगा। तो इन अब यहाँ पे आर्टिकल 14 के तहत इन्होंने कहा कि हमारा वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हमने मरने का प्रयास किया था तो हमको मरने का अधिकार दिया जाए। तो आर्टिकल 14 ने साफ साफ मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जवाब दिया कि आर्टिकल 14 में मतलब ये आर्टिकल 21 में आर्टिकल 14 में मतलब मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार शामिल है लेकिन मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक, तो और कई बार मतलब जैसे जातिगत जाति प्रमाण पत्र को लेकर हुआ कि किसी ने मतलब कई वाद विवाद हुआ कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मतलब उन्होंने दूसरी कम्युनिटी से थे, लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनवा लिया, और फिर जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने मतलब पता लगाया, उसका निरीक्षण करवाया, तो मालूम पड़ा कि उस जाति से रिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका जो है मतलब उसका खंडन हुआ और फिर उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो विधि के समझ समता, जैसे अभी हाल ही में हिजाब का मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये आर्टिकल 21 मतलब कि राइट टू चॉइस है, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस अगर, और दूसरी चीज़ ये कि मतलब इसको एसेंशियल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है वो कह रहा है कि आपके मतलब आर्टिकल 30 और 29 में ये कहा गया है कि आपके मतलब जो धार्मिक चीज़ें हैं, मतलब आप अपने लिपि भाषा, धार्मिक भाषा लिपि को मतलब उसको उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो हिजाब का मामला धर्म के अंदर कद आता है, तो अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 14 इसको संरक्षण देगा। तो अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम अगर ये एसेंशियल राइट अगर ये सुनिश्चित हो जाता है कि यह हिजाब पहनना एसेंशियल राइट है और धर्म के अंदर दिया गया है, ये बात कुरान के अंदर ये बात कहा गया है, तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी पहनने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो निर्णय आएगा, क्योंकि आइवर्स जेनिंग्स ने एक बात कही थी, अभी याद आ रही है, तो आइवर्स जेनिंग्स से, अब ये तो वकीलों के ऊपर है ना, निर्भर करता है कि वकील किस तरह से मतलब अपनी बात को पेश कर सकते हैं। अगर वकील अपनी बात को अगर अच्छे तरीके से रख लिए तो ये मामला जो है एसेंशियल राइट हो सकता है, अदरवाइज नहीं बात रख पाया, अगर अगला वकील अगर अपनी बात को सही से रख पाया और इस तर्क को खंडित किया तो फिर जो है मामला दूसरे के पक्ष में भी जा सकता है। तो आइवर्स जेनिंग्स ने कहा था कि मतलब वो जो भारत का संविधान इतना लंबा संविधान है, तो ये वकीलों का स्वर्ग कहा उन्होंने इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि अनुच्छेद जो है 14 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विधि के समझ समता किस बात को कह रहा है। ठीक, आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान, ये 5 चीजें हैं। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करती है। ठीक है, ये अगर आप किसी दुकानों में जाते हैं या किसी होटल पर जाते हैं या किसी तालाब पर जाते हैं, तो जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी कभी मतलब पहले इन सब चीज़ों का भेदभाव बहुत होता था। ठीक है, तो आज अपने गांव में कहीं भी देख सकते हैं आप अपने गांव में देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है कि किसी के हैंडपम्प पे गए आप पानी नहीं पीने दिया गया, किसी के तालाब पर गए तो वो भी पानी नहीं पीने दिया गया, या जानवर पहुंच गए वहाँ पानी पीने के लिए तो उनको भगा दिया गया। ठीक है, होटलों पे गए आपसे तो मतलब वहाँ ये है कि धर्म के नाम पर मतलब कि कोई एक धार्मिक होटल खुला हुआ है, दुकान पे गए तो आपको धर्म आपका देखकर भगा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है आपको यह राइट देता है। ठीक है, अब वो चाहे सार्वजनिक होटल हो या मतलब चाहे वो मतलब पब्लिक गवर्नमेंट के अंदर में हो या फिर जो है वो किसी का निजी हो, लेकिन ये इन बातों पे धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा उनसे। ठीक है, क्यों ना वो किसी का निजी ही हो। ठीक, और जो आर्टिकल 15 का जो थर्ड सब क्लॉज है वो क्या कहता है कि राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मतलब हिजाब का मुद्दा यहाँ से मतलब एक यहाँ से भी जोड़ा जाता है कि स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध तो कर सकती है राज्य, क्योंकि अगर एसेंशियल राइट अगर प्रूफ हो जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो एसेंशियल राइट जो है यहाँ से मतलब स्त्रियों और बालकों के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई का मामला है ना, अगर हिजाब से अगर उनको रोका गया तो उससे हालांकि उससे नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि अगर उनको अगर उनके फ्रीडम को छीन लिया गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस को, तो बहुत सी लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। तो ये जरूर इस बात को ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो
राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 15 के 3 क्लॉज में दिया गया। आर्टिकल 15 के 4 क्लॉज में क्या दिया गया, 29(2) पिछड़े नागरिकों या SC/ST के लिए जो है विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई भी मतलब आर्टिकल 29 का 2 जो है ये कहता है कि जैसे कोई अल्पसंख्यक वर्ग, जो 6 अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, मुस्लिम होते हैं और सिख, जैन, बुद्ध और पारसी, ईसाई, ये सारे जो है जो 6 वर्ग हैं ये क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये अपने जो है संस्थानों का विकास कर सकते हैं और उसका शासन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। तो आर्टिकल 29 का 2 क्या कह रहा है, पिछड़े नागरिकों, ठीक है, या SC/ST के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, ठीक। तो विशेष उपबंध ये अपने लिए कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 भी कह रहा है, अगर इन धर्म के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल ये हो गया। और आर्टिकल 16 देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ठीक। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी मतलब जैसे सार्वजनिक संस्थान है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी संस्थाएं आती हैं, चाहे वो कंपनी हो या फिर जो है कोई बैंक हो, इन सभी में आपसे जो है इन आर्टिकल 15 के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको इन आर्टिकल 16 के तहत आपको जो है नियोजन मतलब नौकरी देना, ठीक है। किसी भी मतलब पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी दी जाएगी, ठीक। तो आर्टिकल 15 के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा आपसे, और संसद को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है संसद कोई भी विधि आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 के तहत बना सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में क्या दिया गया है, राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अगर वो पिछड़े, उसको लग रहा है कि राज्य के अंदर जो है अभी पिछड़े वर्ग जो है मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे अभी मतलब मुस्लिम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुस्लिमों को 3% ही जो है गवर्नमेंट जॉब में है, तो इनके लिए मतलब क्या क्या प्रावधान किया जाए। तो कई बार मतलब विधेयक भी बना, लेकिन जो है वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि जो है ये हुआ कि अगर ये पिछड़े वर्ग के लिए अगर आरक्षण देते भी हैं तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग के आधार पर दिया जाएगा। तो पिछड़े में जो है, तो पिछड़े वर्ग OBC के लिए तो 27% ऑलरेडी है संविधान में, तो इस वजह से मतलब उसको खारिज कर दिया गया। अभी चल रहा है मशवरा, अगर कुछ इसमें मतलब मुस्लिमों को अगर जैसे कुछ निम्न कैटेगरी के जो लोग हैं SC कैटेगरी में, उनको डाल के उनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहरहाल आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ है, राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का काम है जो है सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी यही प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। इनको भी अगर लगता है संसद को कि अगर इनकी भी भूमिका नहीं है या इनकी भी भागीदारी नहीं है सार्वजनिक संस्थानों में, नौकरियों में, ठीक है, तो इनको भी प्रमोट करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है, मतलब विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 5, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का शासी कोई विशेष धर्म का हो यह अनुच्छेद प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है, मतलब अवसर समान अवसर को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी मतलब चाहे धर्म किसी भी के धर्म को तो उनको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आर्टिकल 29 के तहत यहाँ पे कहा जाता है कि इसमें मतलब कोई भी एक धार्मिक संस्थान खोल सकता है और उसको प्रशासन करने का अधिकार है। तो धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का शासी कोई भी विशेष धर्म का हो तो अनुच्छेद या प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। कि मतलब हाँ अब यहाँ पे जो है कोई और मतलब धर्म को ला के खड़ा कर दिया जाए या फिर मतलब मुद्दा बनाया जाए कि यहाँ के जो है मुस्लिम धर्म के प्रिंसिपल हैं या फिर हिंदू धर्म के प्रिंसिपल हैं, तो इनको हटाया जाए, वहाँ किसी और धर्म के प्रिंसिपल को बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यह अनुच्छेद जो है इन चीज़ों से छूट देती है, ठीक। अगला है आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है। आर्टिकल 15 के आधार पर ही है, क्योंकि धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भी आपसे छुआछूत मानता है, आप छुआछूत के कारण आपको भगाता है,
नहीं रहने देता है या इस तरह का व्यवहार करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 18 क्या कह रहे हैं, उपाधियों का अंत, ठीक है। अब उपाधियों का अंत, राज्य जो है वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान से सम्मानित करेगी, ठीक है, सिवाय इसके और कोई भी सम्मान से सम्मानित नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहले के लोग राय बहादुर, ठीक है, ये सब उपाधियाँ होती थी जो दी जाती थी, लेकिन अब इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ जो उपाधियाँ दी जाएंगी वो सेना या विद्या संबंधी, ठीक है। विद्या संबंधी मतलब जैसे आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो लगा सकते हैं। सेना में जैसे मतलब कि सेना में हो या फिर जैसे पद्म श्री, पद्म परमवीर चक्र, ठीक है, ये सब भी आप नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 18 का जो सब क्लॉज 2 है, विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, विदेशी कोई भी विदेशी व्यक्ति है तो वो जो है कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, यदि वो लाभ के पद, यहाँ के लाभ के पद पर है तो, ठीक है। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 3 जो है, विदेशी व्यक्ति भारत के लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति की सहमति बिना स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी उपाधि जो है बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझा कि मौलिक अधिकार क्या है और समता के अंडर समता या समानता का अधिकार में मतलब कितने अधिकार आते हैं, तो कुल 5 अधिकार आते हैं। उन 5 का अधिकार हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया। तो अगर आपको यह सेशन समझ में आए, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।